नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। न्यूज चैनल्स और अखबारों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि होली के अगले दिन लोगों को अखबार पढ़ने के लिए नहीं मिलते, लेकिन न्यूज चैनल्स पर खबरें लगातार चलती रहती हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो। इसलिए आज अखबार तो नहीं छपे, आज सुबह सुबह आपको अखबार नहीं मिले होंगे, लेकिन आप जी न्यूज पर सारी खबरें 24 घंटे देख पाएंगे। और कल जब आप सब लोग होली खेल रहे थे तो देश के ज्यादातर लोग होली खेलते समय यह भूल गए कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है और उन्होंने नियमों और सरकारी आदेशों का खूब जमकर उल्लंघन किया। लोगों ने दवाई भी छोड़ दी और कड़ाई भी छोड़ दी। जो कुछ भी देश में पिछले 24 घंटों में हुआ है, उसके बाद कोरोना वायरस के मामलों में अब आने वाले दिनों में आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। तो आज हम शुरुआत इसी से करेंगे और आपको सावधान करेंगे, क्योंकि कल, परसों और अगले कुछ दिनों में अगर आप ये देखें कि देश में कोरोना वायरस के मामले जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं तो हैरान मत होइएगा। इसके बाद हम आपको महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई तस्वीरें दिखाएंगे, जहां कल एक गुरुद्वारे के बाहर तलवार लिए श्रद्धालुओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। ये लोग वहां होला मोहल्ला कार्यक्रम के तहत जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से उन्हें यह इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इन लोगों ने सारे नियम और कानून तोड़ दिए और वहां तोड़फोड़ की और पुलिस पर हमला किया। आज हम आपको ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे, जिससे आपको हमारे देश के चरित्र के बारे में भी कुछ समझ में आएगा। और इसके बाद हम भारत से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर मिस्र की सुएज नहर में लगे सबसे महंगे ट्रैफिक जैम के बारे में आपको बताएंगे। सुएज नहर में फंसा 400 मीटर लंबा समुद्री जहाज अब वहां से पूरी तरह निकल चुका है और उम्मीद है कि अब इस नहर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर फंसे दूसरे समुद्री जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि अब भी इसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि इस नहर की गहराई और चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सक्रिय नहर है ये। बड़ी बात यह है कि इस ट्रैफिक जैम से मिस्र को अब तक लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और इस नुकसान का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। और आखिर में हम आपको भूटान की सीमा के पास बसे पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गांव में लेकर चलेंगे, जिसका नाम है टोटोपाड़ा। पश्चिम बंगाल के इस गांव में मात्र 1600 लोगों वाली टोटो जनजाति रहती है और अब से 250 वर्ष पहले से यह जनजाति इसी गांव में बसी हुई है, लेकिन आज तक यहां पहुंचने के लिए उन्हें एक अच्छी सड़क तक नहीं मिली। आज जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तब इस जनजाति के लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं, हम आपको आज इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जी न्यूज की टीम वहां पहुंच गई। वैसे तो हमारे देश का मीडिया ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करता, लेकिन हम किसी तरह से संघर्ष करके यहां तक पहुंच गए और इस ग्राउंड रिपोर्ट से आपको ये समझ में आएगा कि जी न्यूज उन लोगों की भी आवाज है जो देश की आखिरी पंक्ति में खड़े हैं। इसलिए आज जी न्यूज के जरिए हम आपको इस दुर्लभ जगह पर लेकर चलेंगे, जहां शायद आप खुद कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी का जवाब दिया है। पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर इमरान खान को शुभकामनाएं दी थी। जवाब में इमरान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा, लेकिन लगे हाथ कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया। हमें विश्वास है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर विवाद। इमरान ने इसी चिट्ठी में भारत के साथ शांति की भी बात की। पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति और सहयोग चाहते हैं। इमरान खान ने भारत के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले पाकिस्तान के नेशनल डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान को चिट्ठी लिखकर शुभकामनाएं दी थी और आतंकवाद पर नसीहत भी दी थी। एलएसी पर भारत और चीन के रिश्तों में तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का बड़ा बयान सामने आया है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने चीन के हाथों अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं गंवाया है। Firstly, we have not lost out on any territory. We are where we were before this whole thing started.
not an inch has been lost. पूर्वी लद्दाख से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी पर सेना प्रमुख ने कहा कि 9वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता के बाद संघर्ष वाले इलाकों से सैनिकों की चरणबद्ध तरीके से वापसी पर हमारी सहमति बनी। 10 फरवरी के बाद सैनिकों की वापसी शुरू हुई। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारे और कैलाश रेंज पर ये योजना के मुताबिक ही हुआ। जवान अपने नजदीकी स्थायी ठिकाने पर चले गए। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से फिर चिढ़ती नजर आई। এই যে আমি আসছিলাম সকালে কয়েকটা চ্যাংড়া স্লোগান দিচ্ছিল আমায় দেখে, আমি বললাম হরিদাস খায় না মাথায় দেয়, এদের দিকে তাকানোই খারাপ। वहीं दूसरी तरफ गोत्र कार्ड भी खेल दिया गया। পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্লো। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी के गोत्र कार्ड पर ट्वीट कर लिखा, रोहिंग्या को वोट के लिए बसाने वाले, दुर्गा काली पूजा रोकने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर आए। शांडिल्य गोत्र सनातन और राष्ट्र के लिए समर्पित है, वोट के लिए नहीं। ममता के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने रोड शो किया। अमित शाह ने शुवेंदु की जीत का दावा करते हुए कहा कि नंदीग्राम से ही पूरे बंगाल में परिवर्तन होगा। सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां शोभा मजूमदार की मौत पर प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर निशाना साधा। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के बहाने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों पर भी सवाल उठाए। Just because her ideology was different, but did Congress show any empathy? Did Congress ally DMK condemn? नंदीग्राम में रोड शो कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। जहां ममता दीदी रात को निवास करती है, 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो? बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार के आरोप में ममता ने भी पलटवार किया। ईस्ट मिदनापुर के मोयना में आज बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया। इस हमले में डिंडा को चोटें आई हैं। डिंडा का आरोप है कि हमले के पीछे टीएमसी का हाथ है। ময়না বাজার যারা করে আমার গাড়ির অবস্থা দেখতে পাবে, আমার একটা ঘাড়ে এসে প্রচুর জোরে একটা ইট মাথা ঘাড়ে লাগে। আমি এখানে বিডিও অফিসে এখানে ঢুকে গেছি, একটা এইভাবেই তো এরা চলছে টিএমসির লোক। उधर नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होते होते बची। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के लोग एक ही रोड पर आमने सामने आ गए। पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से दूर हटाया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए जांच समिति का गठन कर दिया गया है। रिटायर्ड जस्टिस कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के नेतृत्व में यह कमेटी बनाई गई है। कमेटी को 6 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि सचिन वजह के जरिए अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करते थे। इस बीच कल बॉम्बे हाईकोर्ट परमबीर सिंह की उस याचिका की सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। मनसुख हिरेन हत्याकांड में एनआईए को आज एक और कामयाबी मिली है। एनआईए ने सचिन वजी की एक और लग्जरी कार आउटलैंडर को बरामद किया है। कार को कामोठे इलाके में शीतलधारा सहकारी सोसाइटी के बाहर पिछले महीने ही पार्क किया गया था। एनआईए सूत्रों का कहना है कि इस आउटलैंडर कार को एपीआई प्रकाश ओवाल चलाया करता था। अब एनआईए ओवाल से पूछताछ कर सकती है कि किसके कहने पर उसने इस कार को यहां पार्क किया था। वहीं सचिन वजह के 2 सहयोगी विनायक शिंदे और नरेश गौर को अदालत ने 7 अप्रैल तक एनआईए रिमांड में भेज दिया है। एनआईए ने अदालत को बताया कि जब मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची जा रही थी उस वक्त विनायक शिंदे और नरेश गौर उस मीटिंग में मौजूद था। सचिन वजह को सिम कार्ड मुहैया कराने के आरोप में एनआईए ने एक आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस से कस्टडी में लिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन हत्याकांड में आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब हत्याकांड की जांच एनआईए कर रही है।
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार रेस्टोरेंट और थिएटर को बंद करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अगर कोरोना मरीजों की संख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो लॉकडाउन के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। भीड़ नहीं रखना चाहते और सख्ती से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का, वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 27,918 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 139 मौतें हुई हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते केस के बीच केंद्र ने राज्यों को एक्शन मोड में काम करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कई जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब में टेस्टिंग नहीं बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,211 नए केस आए हैं और 271 लोगों की मौत हो गई है। देश के 10 सबसे संक्रमित जिलों में से 8 महाराष्ट्र में हैं, जबकि पुणे में सबसे ज्यादा 59,475 एक्टिव संक्रमित केस हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण की दर 23% है, पंजाब में 8.82%, दिल्ली में 2.8% और देश का औसत 5.5% है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.